डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। अगर ये बोला तो क्या डिक्लेरेशन डिफाइंड दैट द डॉक्यूमेंट इज इन HTML 5 एलिमेंट्स, ये हमने देखा था। अब ये लिखा HTML, ठीक है। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML, मतलब कि जो HTML की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? HTML टैग से शुरू होती है। मतलब कोई भी HTML प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, या कोई भी HTML प्रोग्राम के अलावा दूसरा प्रोग्राम आता है, जैसे कि जावा बेस्ड है या PHP बेस्ड है, अगर उसमें हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करेंगे तो भी उसकी शुरुआत किससे होगी? HTML से होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML वेब पेज, ठीक है। और पहले, इसके पहले क्या बताया था डेफिनेशन में कि HTML एक स्टैंडर्ड डिजाइनिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वेबसाइट डिजाइनिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब आ गया तो क्या हुआ? मतलब इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही आगे आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वेब डेवलपमेंट की, वो इसको फॉलो करेगी। उसके बाद हम देख रहे हैं हेड टैग। हेड टैग क्या कहता है? एलिमेंट्स कंटेंट मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेजेस। अब ये मेटा इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, कल भी एक्सप्लेन किया था मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो पेज से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि कीवर्ड है, रेफरेंस है ना, उस पेज का डिस्क्रिप्शन है, उस सबको कंटेन कहाँ किया जाएगा? हेडर में, हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि हमें अदर पेजेस को लिंक करना है, CSS को लिंक करना है, ठीक है, कुछ प्लगइन्स लिंक करने, तो सब कुछ कहाँ आती हैं? हेड टैग के अंदर ही आती हैं, ठीक है। हेड टैग के अंदर क्यों आती है, ये बात सोचने वाली बात है। क्योंकि हेड टैग क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं हेडर, ठीक है, हेडर में अगर कोई कंटेंट जुड़ेगा तो वो पूरे पेज में उसका प्रभाव रहेगा, इसीलिए हेड टैग के अंदर ही मेटा इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइटल। एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल ऑफ द HTML पेज विच इज शोन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द टाइटल ऑफ पेज, पेज टैब्स है ना, पेज टैब। टाइटल के अंदर अगर हमने कोई भी डेटा लिखा है, ठीक है, तो वो कहाँ शो होगा? आपके जो टाइटल बार होता है वहां शो होता है, ठीक है। तो टाइटल, टाइटल टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो टाइटल, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार वेबसाइट जो हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, उनका जो डेटा उठता है वो टाइटल से ही उठता है। जैसे कि हमने लिखा पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल, कोलन लगा के हमने लिखा ऑफिशियल वेबसाइट, समझ रहे ना, ऑफिशियल वेबसाइट। इससे ये पता चलता है कि यही ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह के कंटेंट इसमें जोड़े जाते हैं। अब बात उसके बाद करेंगे बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग में हम देख रहे हैं एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या होगा? जैसे कि हमने HTML देखा, हेड देखा, टाइटल देखा, इसका एक बड़ा पार्ट है बॉडी। बॉडी के अंदर ही डिजाइनिंग के सारे काम होते हैं। मतलब कि आपको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, हेडिंग टैग डालने हैं, टेबल टेबल क्रिएट करनी है, बुलेट्स यूज करना, हाइपरलिंक्स तैयार करना, इमेजेस लगानी है, ये सारे काम कहाँ होंगे? बॉडी के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर होगा। अभी हम इसका प्रयोग हम देखेंगे आगे, इसको समझने के बाद। एक कॉमन टैग है हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग में एलिमेंट्स डिफाइन द लार्ज हेडिंग। अब हेडिंग टैग भी बताने वाला हूं मैं। और पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे? ये कॉम्बिनेशन होगा कुछ लाइंस का, ठीक है, उसकी सेटिंग्स होगी, उसका कलर होगा, उसमें स्टाइल होगी, ठीक है, ये सारी चीज में होगी। ये दरअसल ये जो चीज आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब देख रहे हैं, ये सब आपने पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये है ना। जैसे कि ये MS वर्ड है, MS वर्ड ही मैंने ओपन करके रखा है, इसी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो MS वर्ड में सारी चीज होती है, जैसे कि हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा HTML में। इसके ये फेसेस हैं, आपको जिस तरह से डिजाइन देनी है वो मिलेगा इसमें, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सब मिलेगा HTML में आपको, ठीक है। इसको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब इसमें सेक्शन दिया है, सबको एक एक करके हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं हिस्ट्री, देखें, है ना। तो कोई मुझे मुझे बता सकता कि HTML जो बना था हमारा, HTML का डेवलपमेंट किसने किया था 89 में? HTML को, ठीक है, वो टिम बर्नर्स ली ने ही
www जो होता है ना, www वर्ल्ड वाइड वेब, वो जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी डेवलपमेंट टिम बर्नर्स ली ने ही किया था इन 1989 में। ठीक है, बट ये कोई ऑफिशियल नहीं था, उनने एक जस्ट अपना एक प्रोटोटाइप बना के अपने सिस्टम पे और लोकल वो देखते थे। लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स ली ने एचटीएमएल को वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रमोट किया, लॉन्च किया। ठीक है, इसलिए एचटीएमएल का इन्वेंशन माना जाता है 1991 में, 1991 को। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि टिम बर्नर्स ली ने 1991 में एचटीएमएल की खोज किया, एचटीएमएल का डेवलपमेंट किया, एचटीएमएल को बनाया। ठीक है, उसमें 1993 में डेव रैग ने ड्राफ्ट किया एचटीएमएल प्लस को, मतलब एचटीएमएल इस तरफ बन गया था। एचटीएमएल के कुछ टैग्स थे, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्टिंग है वो एचटीएमएल प्लस के रूप में आई 1993 में। ठीक है, और 1995 की बात करें तो 1995 में 2.0 आने के बाद वेबसाइट बनना शुरू हो गई। ठीक है, वेबसाइट बनना शुरू हो गई। कोई मुझे बता सकता कि किसी वेबसाइट की जानकारी हम कैसे निकालते हैं कि वो वेबसाइट कितनी पुरानी है, कब से रजिस्टर्ड है? किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको बता देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, 1993 में W3C ने रिकमेंडेशन दिया किसका, एचटीएमएल 3.2 का। यहां से जबरदस्त डेवलपमेंट शुरू हो गया। फिर एचटीएमएल के वर्जन आते गए लगातार। ठीक है, फिर 4.0 बनाया, उसका 2000 में 1.0 आया। ठीक है, फिर इसके बाद आया व्हाट यू, ये इसको बोलते हैं बिजीविक, है ना, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, है ना, इस तरह से इन्होंने ये बनाया 2008 में। 2012 में ये लाइव हो चुका है ना, और चलने भी लगा। 2014 में तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि HTML5 जब लॉन्च हुआ तो इसमें बूट स्ट्रैप और, ठीक है, ये इतने सारे फंक्शनलिटीज आ गए, जो पुराने जो टैग्स थे उनका सपोर्ट बंद हो चुका था। ठीक है, फिर आगे देखें। 2016 में HTML 5.1, 17 में 5.1 का सेकेंड एडिशन, और 17 में ही फिर लॉन्च हुआ 5.2, जो अभी लगातार चल रहा है। तो ये था HTML का एक छोटा सा हिस्ट्री था। तो अभी यदि आपसे कोई पूछता कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आप बताएंगे HTML 5.2। या आपसे ये पूछा जाता है प्रैक्टिकल से वाइवा में कि आपने HTML के कौन से वर्जन पे काम किया, तो आप बताएंगे HTML का 5.2 वर्जन पे हमने काम किया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप पता कैसे करेंगे कि किसी वेबसाइट, जो एक वेबसाइट बनी है उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कैसे निकालें किसी वेबसाइट की, तो ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ मैं। एक वेबसाइट हुज डोमेन, ठीक है, या हुज डोमेन टूल्स, ये एक वेबसाइट है। इस पे आपको जाना है, हुज डॉट डोमेन टूल्स, इस तरह से ये वेबसाइट आप देख रहे हैं। यहाँ आप डालेंगे उस यूआरएल का नाम, जैसे कि google.com। आपको पता चलेगा google.com कब बनी है और कब से ये चल रही है। यहाँ पे ये टिक करना है रिकैप्चा में, आई एम नॉट अ रोबोट। देखिए अभी ये आपको बताएगा गूगल की वेबसाइट कब बनी है। ये देखिए, डोमेन रख हुआ, डोमेन कब इसका, 15 सितंबर 1997। ठीक है, और एक्सपायर कब हुआ ये, 13 सितंबर 2028 तक ये रिजर्व है। ठीक है, और अपडेट का हुआ भी, इसमें कुछ अपडेशन जिन लोग करते हैं लगातार, जब भी अपडेशन करते हैं तो यहाँ अपडेशन की जानकारी आती है। तो अपडेशन हम देख रहे हैं कि अगस्त 2 में इनने अपडेट किया था, 2024 में कुछ जो भी अपडेशन हुआ हो। इसके ये नेम सर्वर हैं, ये नेम सर्वर आप देख रहे हैं, तो 4 सर्वर की आईपीज यहाँ नजर आ रही हैं, इन सर्वर्स पे लोकेटेड है।
इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है सर्वर का, ठीक है। और इसकी लोकेशन का वॉशिंगटन है। सैटेलाइट गूगल जो है वॉशिंगटन में ये चल रहा है, ठीक है। ये हुआ google.com। अब मैं आपको बता दूं google.co.in जो इंडिया का है, google.co.in ये कब बना। अब आप देखेंगे google.co.in 2003 में बना, आगे में, ठीक है। 1995 मतलब जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं इसके हिसाब से जब ये वर्क ग्रुप आया, ठीक है, 2.0 तब से हमारा याहू चल रहा है, ठीक है। और गूगल आया कब, ये एचटीएमएल 3.2 के बाद, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड था। तो आप किसी भी वेबसाइट की हिस्ट्री पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई यदि आपको फेक जानकारी देता है या बोलता है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा यूआरएल है, तो आप उसके यूआरएल को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख के डाल सकते हैं और उसकी जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को। यस सर। हम्म। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पूछना तो नहीं, कोई कुछ भी आपको, अभी जो हमने इतना नो देखा दो सर, चीज इसमें तो मत- इसमें मतलब वेबसाइट पे जा करके हमें उसका डालना है, मतलब उस वेबसाइट का चेक करने के लिए। हाँ, ये चेक करने के लिए होता है कि चेकिंग आप कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। जैसे कभी कभी ओके आपको सर। ये देखना होता है कि कोई डोमेन रजिस्टर्ड है कि नहीं, है ना। अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हम्म। आपको एक चेक चेक करना है कोई डोमेन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे कि अ, कोई सा भी रहेगा डोमेन शहडोल। सर्च हो जाएगा हाँ, सर, कोई भी कि डोमेन, सिर्फ कोई डॉट भी कॉम? डोमेन। नहीं नहीं, सब सब कुछ भी नहीं, सब कर सकते हैं आप। इसमें सिर्फ देखिए, अभी मैंने देखा शहडोल helpline.com करके मैंने सर्च किया तो ये बता रहा है दिस डोमेन यू आर सर्चिंग इज अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये डोमेन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो ये फ्री डोमेन है, आप इसको हम्म। परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये सब चीज सर्च कर लेते हैं। आप जैसे कि एक साइट है GoDaddy, ठीक है। हम देखते हैं GoDaddy एक वेबसाइट, टीवी में खूब ऐड आता है इसका, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी खतरनाक वेबसाइट हम्म। है, किस तरह से बताता हूँ आपको। यदि कोई प्रीमियम डोमेन है, ठीक है, और आप यहाँ पर 10-15 बार सर्च करते हैं उसको ना, तो GoDaddy उसको खुद ही बुक करके रख लेता है। ऐसा क्यों करता GoDaddy। हम्म। मतलब सर ये क्या कर लेता है बुक? मतलब कुछ आपको कोई प्रोडक्ट बुक डोमेन कर रजिस्टर्ड देता है करना है क्या? सपोज, ठीक है, इससे कोई डोमेन अच्छा। रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। और हम्म। वो देख रहा है कि बार बार ये सर्च किया जा रहा है, GoDaddy का सर्च इंजन देखता है ये बार बार सर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो वो ये समझता है कि हम्म। ये जो डोमेन है इनका, ये इनका प्रीमियम डोमेन, हम्म। इनका बिजनेस डोमेन है। तो GoDaddy इसको रजिस्टर करके हम्म। रख लेता है। और फिर क्या होता है, GoDaddy अरे, उसकी बिट लगाता है। ऐसे आपको मिलेगा नहीं। जैसे ओ, एक प्रीमियम डोमेन था अच्छा। CC, CC बहुत अच्छा डोमेन था, हम लोग यहाँ से लुकअप देखते थे पहले। लेकिन अब ये डोमेन कितने का है देखो, अब ये डोमेन कैसा बिक रहा है, इसकी डोमेन की स्थिति ऐसी है। CC है ब्रोकर सर्विस के पास, कितने का है इसके पास ये, 9,995, ठीक है। और यहाँ पे अलग एक चल रहा है अप्रोक्स टेन अल्टरनेट बिक और थाउजेंड इसका प्राइस चल रहा है ये, ठीक है। तो ये कभी किसी को मिलते ही नहीं डोमेन, इसकी केवल बिड ही चलती रहती है बस, इसकी बिडिंग ही चलती रहती है। ये कभी नहीं मिल पाता किसी को, ठीक है। क्योंकि ये अगर बिकेगा तो डॉलर से बिकेगा, इतना सस्ता नहीं बिकने वाला। जैसे कि एक कितने प्रीमियम बार डोमेन सर है एक जो हमारे, हाँ, सर कितने बार अगर सर्च करेंगे तो वो बिडिंग करने लग आप जाता है ये? GoDaddy में ज्यादा करोगे तो ले लेगा, वो निकाल लेगा उसको रजिस्टर करके। उसको क्या दिक्कत है खुद रजिस्टर कर रहे में, उसका पैसा तो खर्च नहीं हो रहा ना खुद का। हाँ तो सर हमको अगर कुछ खरीदना भी हो तो एक ही बार जब टैप करें फिर उसी समय खरीद लें इसमें तो करना नहीं है, डोमेन आपको में। GoDaddy से कभी रजिस्टर नहीं करना डोमेन, आप रजिस्टर्ड कीजिए, बिगरॉक से हम्म। रजिस्टर्ड कीजिए, ठीक है। डोमेन हम्म। इंडिया से कीजिए, इनोम से कीजिए, है ना। GoDaddy से तो वैसे ही हाँ। परेशान आप होंगे, क्योंकि GoDaddy हर बार पेमेंट के लिए परेशान करता है। वो हमेशा पहले क्रेडिट कार्ड मांगता है, बाद में यूपीआई, ठीक है। फिर उसको रजिस्टर्ड करो, फिर अगली बार अच्छा। फिर वो चेंज कर देगा। अब ये देखिए ananthhospital.com, ये एकदम प्रीमियम डोमेन है। अब ये दिखा रहा है ये, जैसे ही आप बाय इट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, हम्म। तो फिर ये आपको बताएगा ये डोमेन कितने का है।
इस डोमेन की बिडिंग होगी बस, मतलब अपना प्राइस आप लगाएंगे, वो देगा ही नहीं वो। मतलब इसकी बिड लगाएंगे आप, और फिर वो आपको बताएगी कि डोमेन कितने का है, किसको मिलेगा, मतलब इसकी नीलामी होगी डोमेन की, कुल मिला के है। ये प्रीमियम डोमेन है। हम्म। ये हमारे पास अलर्ट आ चुका है। लास्ट टाइम इसका जो प्राइस था वो था 35,000 था इस डोमेन का। ठीक है। बट क्या करना डोमेन का, तो इस तरह से ये चीजें कॉम्पिटिटिव प्राइस चलती हैं। दूसरा, ये जो दिखा रहा है 1 रुपए ना, इसमें भी एक लॉजिक है। हम्म। ठीक है। 1 रुपए केवल पहले साल के लिए है, बाकी 3 साल के लिए आपको मिलेगा 6,999 का। जब आप 3 साल के लिए परचेस करोगे तब आपको 1 रुपए का मिलेगा ये। तो ये भ्रामक जानकारी है जो कि आपको समझना पड़ेगा, है ना। आप हम्म। अगर कभी, आप लोग जब ये सीख जाएंगे चीजें, कभी आप कोई क्लाइंट के पास जाते हैं सपोज, है ना, तो एक चैलेंज ये आता है, क्लाइंट ये बोलता है 99 रुपए में गोडैडी वेबसाइट दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही हम्म। लोग बात करते हैं क्लाइंट हमेशा। तो उनको कहना कि सर आपने ठीक बोला, वो 99 में दे रहा है, लेकिन उसमें देखिए ना टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, एस्ट्रिक करके लिखा है। उसमें लिखा है कि 99 में तब आपको मिलेगा जब आप 3 साल के लिए बुक करोगे, क्योंकि पहले साल के लिए 99 का रहेगा, बाकी साल के लिए आपको कॉस्ट पूरी देनी पड़ेगी विद जीएसटी। और आपको केवल डोमेन मिल रहा है उसमें, ना तो होस्टिंग मिल रही, ना तो डिजाइनिंग मिल रही, वो तो आपको एक्स्ट्रा कराना ही पड़ेगा। ठीक है। सर जो ये आपने सब चीजें पहले होती हैं। वेबसाइट बताए रही, तो उसमें होस्ट भी दे देता है क्या? नहीं, दो होस्टिंग भी अलग जो रहती दो है। देखो अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हम्म। साइट है बिग रॉक। ठीक है। यहां से आप ले सकते हैं, जैसे कि डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग आप देखेंगे तो हम्म। लिनक्स होस्टिंग, विंडोज होस्टिंग, ये शेयर्ड होस्टिंग कहलाती है। तो रीसेलर होस्टिंग हम्म। है ये। इसमें क्या आपको, जैसे ये रीसेलर होस्टिंग में सपोज आपको 100 जीबी का डेटा मिल गया, ठीक है, 100 जीबी की हार्ड डिस्क दे दी उन्होंने, ठीक है, और 4 जीबी की हम्म। रैम दे दी। तो आप 2-2 जीबी का पैकेट पैकेट बना के आप बेच सकते हो इसमें, रीसेलर होस्टिंग में ऐसा रहता है ये। बट शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, अच्छा। आपको सपोज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब 25 साइट लगभग, आप 20 से 25 साइट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। उतनी साइट का हम्म। स्पेस प्लस उसमें एक रैम दे देंगे आपको, बस उसी में आपको एक ही होस्टिंग में डालना है, ये कहलाती है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है। ये रीसेल है। और ये होती है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड होस्टिंग का मतलब ये है कि कुछ सीएमएस वेबसाइट से, कुछ वर्डप्रेस वेबसाइट और कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट, उनके लिए अलग होस्टिंग रहती है। इसके बाद क्लाउड पे अच्छा। चले आते हैं, फिर सर्वर खुद के बनाते हैं, वीपीएस सर्वर, मैनेज सर्वर, लिनक्स बेस्ड डेडिकेटेड। ये बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, ये बहुत महंगे होती है, काम ही नहीं कर पाएंगे इस पे। क्लाउड भी देना इतना आसान नहीं है। क्लाउड मान के चलो कम से कम ये महीने भर का 5 से 6 हजार ले लेगा होस्टिंग अकेले का। ठीक है। ऐसा रहता है। चलो ये तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा आगे भविष्य में, है ना। इसकी तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अभी फिलहाल मैं एचटीएमएल जो कर रहा हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। तो कल हमने सीखा था एचटीएमएल पेज कैसे तैयार करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, उसको हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा एचटीएमएल पेज बनाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं। अंकिता, अंकिता नहीं, अ, अंकित जी, आप बताइए। कल हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे एचटीएमएल प्रोग्रामिंग जो करनी है ना, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मुस्कान, आप बताइए। मुस्कान गुप्ता कल थे ना बेटा क्लास में कल। समीर जी आप ही बताइए। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। यस हाँ। सर। जी सर बताइए। हाँ मुस्कान बताओ बेटा, एक मिनट समीर जी, मुस्कान बताओ बेटा, कौन क्या स्टेप से कल मैंने बताया था आपको। जी। सर पहले तो क्रिएट फोल्डर क्रिएट करना है। हाँ। हेलो। हाँ जी। आगे। सर वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ हाँ एकदम बढ़िया आ रही तो वॉइस ना सर आपकी। ओके। तो सर सेकंड स्टेप है कि नोटपैड ऑन करना है।
नोटपैड प्लस प्लस हो तो और भी अच्छा है, एरर के चांसेस कम रहेंगे। और फिर उसके बाद HTML का कोड राइट करना है और उसको सेव करने के लिए .html एक्सटेंशन लगाना है और फिर एक्सप्लोर वेब पेज ब्राउजर में करने के लिए। गुड, ठीक है बेटा। अच्छा, HTML जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं इसका एक्सटेंशन क्या होता है? सर .html। ठीक है, .html और एक और होता .htm, ठीक है। इस तरह के दो एक्सटेंशन होते हैं, बट हमें HTML का ही यूज करना है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको आज बताता हूँ, कल हमने जो किया था उसके आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आज, है ना। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, है ना। ये जो वेब पेज बना था इसकी कॉपी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और जस्ट स्टेप वही है एक तरह से कि चलिए स्टेप्स ही फॉलो कर लेते हैं, वो ना जो हमने कल किए थे। सबसे पहले क्या करना है, फोल्डर हमारा तक। हाँ, एक और बात, रोज रोज फोल्डर नहीं बनाने हैं, ठीक है। आप रोज प्रैक्टिस ऐसी नहीं करनी कि डेली आप फोल्डर बनाए, ठीक है। फोल्डर एक बार बन गया, उसी फोल्डर के अंदर आपको कंटेंट रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को ओपन। ये हमारे पास आ गया नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस इसमें मैं कोड करता हूँ। कोड करने के लिए अभी डॉक टाइप मत लिखिए, आप जरूरत नहीं है डॉक टाइप लिखने की, ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं HTML। जब आप इसको होस्ट करेंगे तब लगाइए, उसके बाद लगेगा हेड टैग। ये क्लोज किया हमने, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर, हो ठीक रही है। है। यस इसके बाद सर। हम लिखेंगे टाइटल टैग। ये लिखा टाइटल, और हमने लिखा इसमें, हम लिख रहे हैं सपोज। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही ना राजा राम जी, स्क्रीन शेयर हो रही, स्क्रीन पे जाइए आप, कहीं कहीं और दिख रहे हैं फिर ना। नहीं नहीं सर, अभी होने लगी सर। हाँ, टॉप पे जाइएगा, अगर कोई दिक्कत हो ना टॉप में चले जाइएगा तो मिल जाएगी स्क्रीन ना। टाइटल में लिखा माय वेब पेज, और कोलन लगा के लिखा ऑफिशियल, इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ क्लोज किया टाइटल, और यहाँ हम क्लोज करेंगे हेड। ये हेड क्लोज किया, ठीक है। अभी हेड क्लोज नहीं हुआ है ना। हेड क्लोज करने के लिए पहले स्लैश लगेगा, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे हेड। ये हो गया। इसके बाद हमारा शुरू होगा इसके बाद शुरू होगी बॉडी। अब बॉडी के अंदर फर्दर इसकी डेफिनेशन आएगी सारी, जो कि कल हम देख रहे थे ना। तो हम इसमें लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ऐसा हमने एक पैराग्राफ लिख दिया छोटा सा। हम बंद करते हैं बॉडी। ये देखिए बॉडी लिखा तो ये आ गया ऑटोमेटिक। ये HTML का H लिखा, ये आ गया। ये सेव किया। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जब क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा एक तरह से, सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसमें हम अपना फोल्डर चूज कर लेते हैं। ये चूज किया, और ये हम लिखते हैं वेब 2। कल वेब 1 बनाया था, वेब 2 बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने सेव किया .html एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। जब ये करेंगे तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अब कुछ नई चीजें देखने वाले हैं आप, है ना। मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले फोल्डर ओपन करता हूँ, ये देखिए। ये वेब 1 बना है जी, आज जो बनाया। इसको एक्सप्लोर किया हमने, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया। ये दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज और ऑफिशियल, ये चीज आप देख रहे होंगे। जूम में कर देता हूँ हल्का सा, देख पा रहे हैं? जूम थोड़ा ज्यादा यस है, सर। 400 के आसपास है। अब इस पे और फंक्शंस बताने वाला हूँ मैं लगातार इसमें, ठीक है। ओके सर। अभी कुछ बेसिक्स हैं, है ना। आगे आप सीखेंगे, ठीक है। अभी से इंट्रोड्यूस मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार साथ में चलती है, ठीक है। CSS, ठीक है।
जिसका पूरा नाम कल मैंने बताया था, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक का कॉम्बिनेशन। इसमें क्लास फंक्शन सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीएसएस। तीन प्रकार की सीएसएस होती है, ठीक है। एक होती इनलाइन सीएसएस, एक होती इंटरनल सीएसएस, और अगला होगा एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो बेसिकली तीन प्रकार की सीएसएस हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। ये सभी देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे? तो ये जो लाइनें लिखी हैं, इसको देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है? जो डायरेक्ट टैग के साथ लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है। दूसरा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल मतलब जो उसी पेज पे लिखा गया हो, उसे हम कहेंगे इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस, जो उस पेज पे नहीं होता, वो बाहर की तरफ रहता है, हम उस पेज पे कॉल करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ये तीनों सीएसएस लगभग क्लियर होंगे आपको। बहुत डेफिनेशन तो नहीं, इसकी टर्मिनोलॉजी बस थोड़ा पता होनी चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। आगे तो हमें अच्छे से इसको बताएंगे, ठीक है। इनलाइन सीएसएस जो उसी लाइन में हो, मतलब टैग के साथ ही लिखी जाती है। इंटरनल सीएसएस जो हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनलाइन इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस उस वेब पेज पे नहीं होती है, जो हमारे फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स में उसको रखा जाता है, ठीक है। और उसे हम इसमें कॉल करते हैं, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। तो अभी हम डायरेक्टली इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे, इनलाइन सीएसएस को हम समझेंगे, ठीक है। इसका हम प्रयोग करने वाले हैं इनलाइन सीएसएस का, ठीक है। क्योंकि अभी सीएसएस जो स्टडी में है आपकी, वो एचटीएमएल कंप्लीट होने के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल सीएसएस इनलाइन सीएसएस है, वो लगातार एचटीएमएल के साथ चलती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, पेज पे आ गया मैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। ये वेब पेज का आउटपुट आप देख रहे हैं। इस आउटपुट में लिखा था फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। इसको यदि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो हम टैग का यूज कर सकते हैं, इसका एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है, इसे हम कहते हैं बीजी कलर, BGCOLOR, बीजी कलर। देखिए एट्रीब्यूट आया, रेड कलर से आ रहा है। बीजी कलर में हम इक्वल लगाते हैं, डबल कोट के अंदर में इसमें कलर नाम, कलर का नेम लिखते हैं। हमने सपोज लिखा रेड, ठीक है, रेड लिखा। इसको हम करते हैं सेव। अब देखो बार बार हमें क्या वो नहीं करना है कि हम बार बार एक्सटेंशन लगाते रहें।
एक पेज को हम सेव करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जो पेज हमारा बना था web1.html, इसी को हम सेव करेंगे, ठीक है, और जहां आउटपुट है इसको हम करेंगे रिफ्रेश या राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे यहाँ से। ये देखिए चेंज हुआ कलर, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कलर कोड लिखने का। तो हम इसमें लिखते हैं हैश टैग और डबल सी, और 6 बार हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो डबल सी और 4 टाइम हमने 0 लिखा हैश के साथ, ठीक है। सेव किया और ये हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए कलर चेंज हुआ, कलर कोड बदला। ये समझ में आ रहा है आपको जो मैंने लिखा है? शी हैश डबल सी और 4 टाइम 0। यस सर, कलर कोड है। ये कौन सा है, मतलब कौन सा कोड मैंने लिख दिया? ऐसा क्या लिखा जो आपको कलर कोड दिख गया? क्या है ये? नंबर सिस्टम पढ़ा आपने? हाँ सर, पढ़ा है, पर ये नहीं पता कि किस टाइप के आर्किटेक्चर में क्या। नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आर्किटेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ा था। उसमें आपने पढ़े होंगे बाइनरी नंबर, यस ऑक्टल, सर। ठीक है, डेसिमल। ये हेक्साडेसिमल कहलाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, जो यस कि सर। एक्स से शुरू, हैश से शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो हमने हम्म, स्टडीज में की ना फंडामेंटल्स में, ये सब यहाँ प्रयोग होती हैं, ठीक है। कलर कलर कॉम्बिनेशन अब वैसे नहीं बनते, इससे पहले बनते थे। आप पहले के समय में अब जाते थे, जब घर में जो पेंट वगैरह होता था, पेंटिंग होती थी घर पे, ठीक है, उसमें पेंटिंग के लिए कलर ऐसे आते थे, ऐसे पैकेट्स मिलते थे, नीला कलर, हरा कलर, पीला कलर, ऐसे कलर मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है कंपनी से कलर नहीं आते, कंपनी से केवल डब्बे में व्हाइट कलर ही आता है, ठीक है। व्हाइट कलर आता है, उसमें जो सिस्टम होता, मशीन जो होती है, उस मशीन के कॉम्बिनेशन से हम लाखों कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जाते हैं मार्केट में, अब देखना, गौर करना थोड़ा, एशियन पेंट या किसी कंपनी का आपके पास अगर वो कार्ड है, मैं दिखा देता हूँ आपको ना, आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा कलर कोड। ये देखिए, यदि आप चाह रहे घर के वॉल पे हम इस तरह का कलर कराएं, ऐसा कलर आपको चाहिए, देख रहे हैं कलर, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कलर जो बनाया है अभी। तो इस कलर के कॉम्बिनेशन में इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि रेड, रेड जो है 159 है, ग्रीन 245 है, ब्लू 241 है। अगर हम HSL में देखें तो ये 177 ऐसा करे कॉम्बिनेशन है। CMYK के में देखें तो श्यान जो है 35%, मैजेंटा 0%, येलो 2%, और के मतलब ब्लैक 4%। इसके कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये बन गया कलर, और इसके नीचे लिखा है, ये कलर कोड लिखा है, ये आप देख रहे हैं कलर कोड। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये हेक्सा कलर, यस हेक्सा सर। डेसिमल, ये RGB कलर, और ये HSL कलर, ठीक है। ये मतलब परसेंटेज बेस पे होता है, ये परसेंटेज बेस पे चलता है। तो आप, हम इसको सीधा कॉपी करते हैं यहाँ से, ये कॉपी किया, और हम सीधा यहाँ आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये सेव किया हमने, ठीक है। और यहाँ जो आउटपुट हमारा था, हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए सेम कलर है भाई। ये जो कलर था, वही कलर हमारे वेब पेज पे है, देख रहे हैं आप ये? यस सर, मतलब कलर स्पीकर। ठीक है। तो अभी जो एशियन पेंट या जो आप देख रहे हैं ना कि ओपेक्स कलर हैं, या जो ट्रैक्टर इमर्शन, जो कलर जितने भी आते हैं डिफरेंट टाइप के कलर्स ना, उनमें जो व्हाइट वाला बॉक्स आता, उसमें इतनी मात्रा में रेड ग्रीन ब्लू के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, 59% ये परसेंट, इन परसेंटेज से जब उसको मिक्सचर किया जाता है तो ऐसा कलर बन जाता है, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी बदल रही है समय के अनुसार। ये देखिए लाखों को ऐसे बने हुए कलर कोड, आप जिस चाहे उसको पिक करें, जैसे ये पिक किया, ये पिक किया, ये पिक किया, ये पिक कर लिया, इस पे क्लिक किया, ये बन गया सा कलर कोड। इस कलर कोड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एकदम क्लियर होगा, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे, आप लोग को ना, ठीक है। तो ये बॉर्ड बैकग्राउंड कलर हम कैसे सेट करेंगे, एकदम क्लियर है।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बताने वाले हैं आपको पैराग्राफ टैग। ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ के पहले मैं सिखा रहा हूँ हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि H1 से शुरू होके, पहले H1 ओपन होगा, फिर H1 को क्लोज भी किया जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चलते हैं लगातार ये। ठीक है, ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब इसमें जो देख रहे हैं ये H1 जो दिख रहे हैं। ठीक है, H1 में कोई कंटेंट आएगा तो वो सबसे रहेगा बड़ा, बिग। ठीक है, तो बाय डायरेक्शन ऐसा चलेगा, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ही चलता है। तो मैं एक साथ आपको बताता हूँ, एक बार में आउटपुट सारे दिखा दूंगा मैं। ये H1 में लिया और अपने कोड्स पे आते हैं, ये हमने लिखी है। ठीक है, अबाउट अस हमने लिखा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये सेव किया। ठीक है, सेव हो गया, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं आउटपुट्स में जो H1 था वो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर ऐसे करके डिजाइन बन गए इसके। ठीक है, तो ये जो कोड आप देख रहे हैं इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं H1, H2, H3, H4 इन सब के लिए। ठीक है, ये हिसाब से आपको पहले से क्लियर रहा होगा ये। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग समझ गए। अब हेडिंग टैग का प्रयोग उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि हम कुछ लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट दिखा देते कोई खोल के। ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ हम आते ही देखिए हेडिंग लिखिए, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ऐसा, और नीचे इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखी, इसका लिटरेचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हेडिंग कितनी है, देखने में ठीक दिख रही है। इसकी हेडिंग हम समझते हैं कोड पे जाके। ये देखिए, H4 का प्रयोग इन्होंने किया था, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, और नीचे पैराग्राफ में इसका लिटरेचर लिखा हो, जो भी लिटरेचर लिखा हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यूज कर लिया। तो हम अभी अपनी जब एप्लीकेशन हम बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो वहां पे हम हेडिंग्स का यूज करेंगे H1 से लेकर H6 तक का। ठीक है, अपने पैराग्राफ की थीम के अनुसार, जैसा आप डेटा दिखाना चाहते हो उसके अनुसार हम इसको यूज करेंगे।
हेडिंग टैग क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ो। यस सर, क्लियर। अब इस हेडिंग टैग के अंदर हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमें कलर करना है या कुछ थीम करनी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको ही बताया था इनलाइन सीएसएस, ठीक है। सर मेरे इसको एक को सेटिंग। जैसे हेडिंग टैग। हाँ हाँ हेलो हाँ, राजा राम जी बताइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज आपकी, आइए बताइए। सर मेरे को जैसे हेडिंग टैग यूज करना है, जैसे S6 करेंगे तो एक ही हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं क्या? कैसा मतलब? जैसे हम वेबसाइट कुछ भी बना सकते हैं, बना रहे हैं, हम्म, कोई वेबसाइट हो या कोई भी किसी चीज, तो उसमें हम हेडिंग टैग यूज करेंगे 1 से लेकर 6 तक। तो जो छोटा बड़ा होता है हाँ मतलब इसको तो अपने उसके अनुसार फिक्स करेंगे ना, जैसे कि आपको मेन हेडिंग डालनी है, तो सपोज मेन हेडिंग में आपने S2 यूज कर लिया, ठीक है। अब जैसे सपोज जी अब पंडित शंभुनाथ शुक्ल के बारे में डाल रहे, तो आपने लिखा वेलकम टू पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी, उसमें आपने S2 जी लगा दिया। पैराग्राफ से आपने लिटरेचर यूज कर लिया। फिर नीचे लिखा और फीचर्स, उसमें आपने क्या लिखा, S3 से लिख लिया। S3 का प्रयोग करके आपने नीचे और फीचर्स करके लिख दिए क्या क्या है, ठीक है। और फैसिलिटी इस तरह जी की है ना। फिर जी, मतलब नीचे अलग कुछ अलग यूज कर हाईलाइट्स सकते लिखा। हैं सर। हाँ बिल्कुल अलग अलग तरह से यूज कर सकते, जहां चाहे वैसा। इनका प्रयोग ही ऐसा, तो जहां आपको लगे वहां आप इनको यूज करें, जी सर। ठीक है। अब इसकी मैं जी हेडिंग सर। से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक हेडिंग तैयार करता हूँ, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इस पेज को एक नया पेज बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा Web3, Web2 है ना। ये जो Web2 बना हुआ है, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ या रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए है ऐसा, अबाउट अस नीचे ये डेटा लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसको और सेट करते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा STYLE स्टाइल, ठीक है। तो जो CSS है, अगर हमें इनलाइन CSS का यूज करना है, तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। स्टाइल में लिखा, डबल कोलन के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हमें इसका कलर डालना है, हम चाह रहे हैं कि अबाउट जो है वो रेड कलर से दिखे, तो हम इसमें लिखेंगे ये COLOR कलर कोलन रेड, ये लिख दिया रेड हमने, ठीक है। इस पर लगाना सेमी कोलन। सेमी कोलन का मतलब है कि ये जो इतना जो इसका एट्रीब्यूट की जो एलिमेंट था, प्रॉपर्टी थी, ये कंप्लीट हो गई। अगली प्रॉपर्टी को आगे आप फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आगे फिर से लिख सकते हैं, है ना। आप उसके लिए फ्री हैं। इतना लिखा, कॉमा लगा के अगला आप फिर से और भी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। सेमीकोलन तो पता होगा ना, C++ में पढ़ा होगा आपने। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। उस लाइन को ये टर्मिनेट कर देता है या कॉल कर देता है, इसके बाद आप अगली अगली लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा ये, यहाँ आके रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए रेड हुआ। हो गया रेड कलर का, ये देखिए। यस सर। अब इसके नीचे एक हम रो चाहते हैं, तो कल हमने आपको बताया था, एक HR टैग बताया था, ठीक है। तो आप इसी के लाइन के नीचे लिखेंगे HR, इसको बंद करेंगे और सेव करेंगे। ये सेव किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आके हम वापस आउटपुट में इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एक लाइन खिंच गई। जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, देख पा रहे हैं क्लियरली। यस सर। तो ये था यूज HR टैग का, और ये था यूज हेडिंग टैग का। और अब बता रहे हैं पैराग्राफ की बारी है, पैराग्राफ में कुछ कुछ हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए पहले एक बड़ा सा हमें पैराग्राफ चाहिए, जिसका हम कंटेंट ले सकें कुछ। इस पे कितनी लाइनें हैं?
हाँ ठीक है, इतना काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। ओके, अभी पैराग्राफ हमने लिखा है लेकिन पैराग्राफ टैग का यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब हम करेंगे पैराग्राफ टैग का यूज, जिसे हम बोलते हैं पी। ये आ गया और इसके नीचे क्लोज होगा पी। सेव किया और ये हम करते रिफ्रेश। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पे ना तो अलाइनमेंट है, ना कलर है, ना स्टाइल है, कुछ है ही नहीं इस पे। ठीक है, तो इसको हम सेट करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको जो बताया था सीएसएस का प्रयोग, इनलाइन सीएसएस, जो ये स्टाइल लिखी जाती है ये किसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में, इसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इसी का यूज हम पैराग्राफ के अंदर करने वाले, हम लिखेंगे STYLE। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए आप लोग ना, आप लोग को थोड़ा सा बता दूं मैं, HTML में जो कोड लिख रहे हैं कोई टाइपिंग नहीं है वो, समझ रहे हैं ना। जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते होंगे, ये टाइपिंग नहीं है। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। आप अगर ऐसे लिखोगे STYLE, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप कुछ कुछ गड़बड़ करते तो इश्यू हो सकते हैं। इसलिए जो इसमें फंक्शंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें। कैसे करें? स्पेस हमने लिखा, STY लिखा, जैसी स्टाइल आता है आपको नहीं टाइप नहीं करना है। जैसी लिस्ट में स्टाइल कंटेंट आए उसको टाइप बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहां पे करना क्या है, केवल टैब प्रेस करना है, वो आपका काम हो जाएगा उससे। स्क्रीन शो हो रही है क्या? उसमें कुछ आउटपुट आ रहा है? नो सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्टक हो गई सर स्क्रीन। एक मिनट, एक बार मैं इसको स्टॉप करके ना फिर से। होने लगे सर कई दिन से। अभी आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही ना? हाय भेज रहा है पागल। नो हो रही सर। है आपको स्क्रीन? नहीं हो रही ना, इशू आ रहा है इसमें। अभी हो रही शो? यस सर। हाँ सर होने लगे। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, नहीं कोई इशू है, नेटवर्क के कारण कोई दिक्कत हो रही लगता है।